गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का, और उन प्रॉब्लम्स को बनाने के बाद आपका कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में और तगड़ा हो जाएगा। तो सबसे पहला जो सवाल है वो हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, व्हाट्सएप पे पूछा गया है हमको। क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। When a coordination compound CrCl3 into 6H2O is mixed with AgNO3 2 moles of AgCl are precipitated. Per mole of the compound. Per mole of the compound. Write structural formula. Write structural formula of the complex. देखिए, इस क्वेश्चन में आपको कह दिया है कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसका नेट फॉर्मूला आपको दे दिया है। अभी ये फॉर्मूले को अरेंज नहीं करके लिखा है कि कौन सा पार्ट आयोनाइजेशन स्फीयर में है, कौन सा पार्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है, ये इंडिकेट नहीं किया है। एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ऐसे ही लिख दिया है CrCl3 into 6H2O के रूप में। अब आपको इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है। अब आप कैसे लिखिएगा, तो उसके लिए थोड़ा हिंट किया है कि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को जब मिलाते हैं AgNO3 के साथ, मतलब ऐसे देखिए कि अगर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, अगर इसको मिलाते हैं AgNO3 के साथ, तो AgNO3 के साथ मिलाने के बाद देखते हैं कि 2 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट होता है। 2 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट के रूप में बनता है। ये आपको हिंट के रूप में दे दिया है कि अगर 1 मोल कंपाउंड ले रहे हैं, AgNO3 के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो 2 मोल AgCl प्रेसिपिटेट के रूप में बन रहा है। तो यहां से आपको ये आइडिया मिल रहा है कि 2 क्लोरीन पक्का है कि आयोनाइजेशन स्फीयर में होगा। तो अगर इस कंपाउंड को आप ऐसे लिखें कि Cr ब्रैकेट के बाहर लिख दे 2 क्लोरीन, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर 2 क्लोरीन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कि 2 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट हो रहा है। तो अगर आप 2 क्लोरीन को बाहर निकाल दिए तो यहां अंदर कितना बच गया, 1 क्लोरीन। उसके बाद 6H2O है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आप मैक्सिमम 6 रख सकते हैं। तो एक तो यहां पर हो ही गया लिगेंड, तो आप H2O5 ऐसे कर दें, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। अब जो एक H2O बचा, उसको H2O को बाहर निकाल दें। तो अगर आप इस तरीके से कंपाउंड अगर आप लिख दीजिएगा, तो ये कंपाउंड अगर रिएक्ट करेगा AgNO3 के साथ, तो 2 मोल AgCl आराम से प्रेसिपिटेट आउट हो सकता है। तो यहां पर यही होता है कि ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सोचना होता है। हम ऐसा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अभी और देंगे, ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सोचना होता है। जैसे एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आपको नॉर्मल फार्मूला दे दिया CrCl3 into 6H2O,
अब उसको किसको रखना है आयोनाइजेशन स्फीयर में, किसको रखना है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, इसको क्वेश्चन पढ़ने के बाद आइडिया मिल जाता है। क्वेश्चन जब आप पढ़ रहे हैं तो लिखा हुआ है कि 2 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट हो रहा है अगर AgNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो 2 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट होने का मतलब है कि 2 क्लोरीन को आयोनाइजेशन स्फीयर में होना होगा। तो अगर यहां से 2 क्लोरीन को आयोनाइजेशन स्फीयर में निकाल देंगे तो 1 क्लोरीन यहां कोऑर्डिनेशन स्फीयर में बच जाएगा। अब यहां पर 6H2O है, 6 का 6H2O यहां नहीं लिख सकते। अगर आप 6H2O लिख दीजिएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 7 हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर मैक्सिमम 6 हो सकता है। तो 6 करने के लिए यहां पर 5 लिखे। अब यहां तो 6H2O था तो 1H2O को आयोनाइजेशन स्फीयर में बाहर निकाल दिए। तो यही हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ये सब नहीं लिखना होता है क्वेश्चन में, ये सब रफ में लिखना होता है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि आप इसका स्ट्रक्चर लिखिए कॉम्प्लेक्स का, तो ये स्ट्रक्चर लिखा गया कॉम्प्लेक्स का। अब इसी तरीके का हम एक सवाल आपको और देने जा रहे हैं। क्वेश्चन है अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड COCl3 into 4NH3 A coordination compound has the formula, थोड़ा सा छूट गया, लिख रहे हैं A coordination compound has the formula COCl3 into 4NH3. It does not liberate ammonia but precipitates chloride ions as silver chloride. Give the IUPAC name of the complex. Give the IUPAC name of the complex and write its structural formula. देखिए क्वेश्चन है कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला ये दिया हुआ है COCl3 into 4NH3, COCl3 into 4NH3, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ है। अब कह रहा है कि ये अमोनिया को लिबरेट नहीं करेगा, अमोनिया को बाहर नहीं निकाल देगा। अगर अमोनिया को बाहर नहीं निकालेगा तो इसका मतलब है कि जो अमोनिया है वो अमोनिया कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, लेकिन प्रेसिपिटेट करेगा क्लोराइड आयन को सिल्वर क्लोराइड के रूप में, मतलब सिल्वर क्लोराइड बाहर निकालेगा, AgCl बाहर निकालेगा। तो AgCl बाहर निकालने का मतलब है, अब ये AgCl बाहर निकालेगा तो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है ये नहीं दिया है, जरूर AgNO3 के साथ ही रिएक्ट कर रहा होगा। ये आपको अंडरस्टूड अपने से दिमाग में समझना होगा।
क्वेश्चन कह रहा है कि COCl3 इंटू 4NH3 कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो अमोनिया को लिबरेट नहीं करता है, अमोनिया को बाहर नहीं निकलता है, मतलब अमोनिया कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, लेकिन क्लोराइड आयन को बाहर निकालता है सिल्वर क्लोराइड के रूप में, AgCl बाहर निकालता है। AgCl बाहर निकालने का मतलब हो गया कि ये Cl तो आपका आयोनाइजेशन स्फीयर में है, तो अगर आप एक Cl को आयोनाइजेशन स्फीयर में डाल दे रहे हैं तो 2 Cl कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हो जाएगा। तो यही आपसे कह रहा है कि आप इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखें, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये हो गया, और उसके बाद आपको कह रहा है कि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का IUPAC नेम भी लिखें। IUPAC नेम लिखने के लिए हम लोग को पहले कटायनिक पोर्शन का नाम लिखना होता है। कटायनिक पोर्शन ये है, कटायनिक पोर्शन अगर कॉम्प्लेक्स हो तो हम लोग को पहले लिखना होता है लिगेंड का नाम, तब लिखना होता है मेटल, तब लिखना होता है चार्ज। लिगेंड आपका अमीन है और लिगेंड आपका क्लोरिडो है। ABCD में A पहले आता है तो पहले अमीन लिखेंगे, 4 अमीन है तो लिखेंगे टेट्रा अमीन। 2 क्लोरिडो है तो लिख रहे हैं डाई क्लोरिडो। अब मेटल का नाम लिखना है, अब मेटल का नाम कोबाल्ट लिखे कि कोबाल्टेट लिखे, तो ये चेक करने के लिए देखते हैं कि कटायनिक कॉम्प्लेक्स है कि अनायनिक। अगर कटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो मेटल का नाम यूजुअल लिखा जाएगा, मतलब कोबाल्ट लिखा जाएगा। इसके बाद इसके चार्ज को लिखते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन स्टेट को, तो इसके चार्ज को हम लोग x मान लेंगे। 4 NH3 है तो 0 हो गया क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड है, 3 क्लोरीन है तो -3 हो गया इक्वल टू 0, x बराबर +3 हो गया, तो इसका चार्ज लिख देंगे रोमन में। लिगेंड मेटल चार्ज लिखा गया, कॉम्प्लेक्स का नाम लिखा गया, अब इसके बाहर है क्लोराइड आयन तो लिख देंगे क्लोराइड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम हो गया टेट्रा अमीन डाई क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। इतना आप लोग पहले नोट कर लीजिए और उसके बाद फिर आगे बताते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लिखेंगे अरेंज द फॉलोइंग complexes in order of increasing electrical conductivity. Arrange the following complexes in order of increasing electrical conductivity. कंपाउंड दिया हुआ है CO NH3 होल 3 Cl3, CO NH3 होल 5 Cl Cl2, CO NH3 होल 6 Cl3, CO NH3 होल 4 Cl2 Cl। देखिए यहां पर आप देखें कि आपको 1, 2, 3 और 4 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ है। आपसे कह रहा है कि इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सजाना है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, कौन ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा उसको सबसे बाद में लिखना है, और जो सबसे कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा उसको सबसे पहले लिखना है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के बढ़ते हुए ऑर्डर में सजाना है, मतलब सबसे कम कंडक्ट करने वाला पहले, उससे ज्यादा करने वाला उसके बाद, उससे ज्यादा करने वाला उसके बाद। अब आप देखिए कि कंडक्टर तो 2 प्रकार का होता है,
एक होता है मेटेलिक कंडक्टर, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। फिजिक्स में हम लोग करंट पास करवाते हैं वायर में, तो वहां इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है इलेक्ट्रॉन के कारण, और बाकी जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें कंडक्ट होता है करंट आयंस के कारण। तो आपको यहां देखना होगा कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कितने आयन में टूटेगा। तो यहां तो इसके बाद तो कुछ लिखा हुआ है ही नहीं, तो ये एक भी आयन में नहीं टूटेगा। ये देखिए कितना आयन बनाएगा, ये यहां से टूटेगा बड़े वाले ब्रैकेट के पास से, तो 2 आयन ये बनाएगा, 2 क्लोराइड आयन, और 1 आयन ये बनाएगा, तो ये 3 आयन में टूटेगा। उसी प्रकार से देखना है कि ये कितने आयन में टूटेगा, तो ये टूटेगा तो यहां से तो 3 क्लोराइड आयन और 1 ये, तो टोटल हो गया 4 आयन। ये टूटेगा उसी प्रकार से यहां से, तो ये 1 क्लोराइड आयन और 1 ये टूटेगा 2 आयन में। तो जो सबसे कम आयन प्रोड्यूस करेगा उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे कम होगा। तो सबसे कम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा इसका CONH3 Cl3। इससे जो ज्यादा आयन बनाएगा उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होगा, इससे ज्यादा है ये, तो लिखेंगे CONH3 Cl2Cl, इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इससे ज्यादा है। अब इससे ज्यादा आयन बना रहा है ये, तो इसके बाद लिखेंगे NH35 Cl2, और इससे ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा इसका, क्योंकि ये सबसे ज्यादा आयन बना रहा है, CONH3 Cl3। तो इस तरीके का भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें आपको डिफरेंट कंपाउंड दे देगा और उसको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के आधार पर सजाने को कहेगा। इसको भी आप पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर अगला सवाल बताते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का IUPAC नेम तो लिखना सिखाए ही हैं आपको, लेकिन एक प्रकार का और आपको कंपाउंड दे रहे हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिसका आपको नाम लिखना सिखा रहे हैं। जैसे देखिएगा क्वेश्चन है, राइट द IUPAC नेम, write the IUPAC name of EN2CO NHCO EN2 NO3 देखिए इस तरीके का अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रहे जिसमें सेंट्रल मेटल दो को है, कोबाल्ट और कोबाल्ट, दो सेंट्रल मेटल है, कोबाल्ट और ये कोबाल्ट, ये मेटल नहीं है। यहां देखिए कोबाल्ट में ध्यान दीजिएगा, C और नीचे छोटा सा O लिखा रहेगा, C और बड़ा O हो गया तब तो ये लिगेंड हो गया, इसको कार्बोनिल कहते हैं, न्यूट्रल लिगेंड में लिखाए हुए हैं। लेकिन यहां पर बोले कि 2 सेंट्रल मेटल है, ये भी कोबाल्ट ये भी कोबाल्ट। अब 2 सेंट्रल मेटल के बीच में जो लिगेंड होता है उसको ब्रिजिंग लिगेंड कहते हैं। ब्रिजिंग लिगेंड जो ब्रिज के रूप में 2 सेंट्रल मेटल को जोड़ने का काम करता है। ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का अगर आपको नाम लिखना हो तो सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है मेटल पर, तो मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट को X मान लेंगे। यहां से चार्ज निकालना स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए EN है इथेन 1,2 डाइअमीन, ये एक न्यूट्रल लिगेंड है तो इसका चार्ज तो हो गया 0। ये कोबाल्ट है, इसका चार्ज हो गया X। NH एक निगेटिव लिगेंड है, -2 चार्ज होता है, इसका नाम लिखवाए हैं आइमीडो, तो NH का चार्ज हो गया -2। कोबाल्ट का फिर ये न्यूट्रल लिगेंड है कार्बोनिल, ये हो गया 0। ये कोबाल्ट है तो X, ये न्यूट्रल लिगेंड है तो 0।
NO3 पर -1 होता है, 2 NO3 है तो -2, सबके चार्ज को जोड़ दिए 0। अब ये देख रहे हैं x और x, 2x -2 -4 बराबर 0, 2x बराबर +4, x बराबर +2। तो इस कोबाल्ट के ऊपर चार्ज आ गया +2 और इस कोबाल्ट के ऊपर चार्ज आ गया +2। सबसे पहले तो जो सेंट्रल मेटल है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे। अब नाम लिखने का तरीका है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कि कटायंस आर नेम्ड फर्स्ट। तो ये कटायन हो गया, ये अनायन हो गया, पहले इसका नाम लिखना है। अब इसमें दो मेटल दिख रहा है, तो करते क्या है, यहां से नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इथेन 1,2 डाईअमीन। कभी भी ऐसा कोई लिगेंड हो जिसके नाम में ही डाई ट्राई लगा हुआ हो, तो उसका जब नंबर रिपीट करता है 2 बार तो उसके लिए लगाते हैं हम लोग 20। तो पहले लिखेंगे 20, उसके बाद इसका नाम है इथेन 1,2 डाईअमीन। जिसके भी आगे 20 लगेगा, ट्रिस लगेगा, उसका नाम स्मॉल ब्रैकेट में लिखेगा। मतलब जिसके भी नंबर में हम लोग 2 बार रिपीट कर रहे हैं, 20 लगा दे रहे हैं, ट्रिस लगा दे रहे हैं, तो वो जो लिगेंड का नाम है वो हम लोग पैरेंथेसिस में लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे। तो लिख दे रहे हैं इथेन 1,2 डाईअमीन। अब ये ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसके ऊपर कटायन है, मतलब कटायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो कटायनिक कॉम्प्लेक्स में मेटल का नाम यूजुअल लिखाता है, तो लिख दिए कोबाल्ट। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है तो लिख दिए 2। ये हो गया लिगेंड मेटल चार्ज, इधर का काम खत्म। इधर भी वैसे ही लिखेंगे लिगेंड मेटल चार्ज। लेकिन ये क्या है, ये दोनों मेटल को जोड़ने का काम कर रहा है। तो जो दोनों मेटल को जोड़ने का काम करता है उसका नाम हम लोग म्यू लगा के लिखते हैं। तो लिखेंगे म्यू आइमिडो, म्यू कार्बोनिल। बात समझ जाइए, 20 इथेन 1,2 डाईअमीन, कोबाल्ट 2, म्यू आइमिडो, म्यू कार्बोनिल। और उसके बाद फिर लिखेंगे 20 इथेन 1,2 डाईअमीन, कोबाल्ट 2, मतलब लिगेंड मेटल लिख दिए, चार्ज लिख दिए। अब इधर जो आयन है वो नाइट्रेट है तो लिख देंगे नाइट्रेट। दिमाग में रखें, नाम थोड़ा लंबा है, ये एक लाइन में आप हटाने का कोशिश करिएगा। मेरा एक लाइन में नहीं आया तो हम ये दूसरे लाइन में भी लिख दिए। नाम इसका फिर से पढ़ दें, 20 इथेन 1,2 डाईअमीन, कोबाल्ट 2, म्यू आइमिडो, म्यू कार्बोनिल, 20 इथेन 1,2 डाईअमीन, कोबाल्ट 2 नाइट्रेट। नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग एक छोटा सा थ्योरेटिकल टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है वर्नर्स थ्योरी। कॉपी पर पहले हेडिंग दे दीजिएगा वर्नर्स थ्योरी। इस थ्योरी में छोटा छोटा 3 पॉइंट है, धीरे धीरे समझते भी चलेंगे, लिखते भी चलेंगे। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory, metal possess 2 kinds of valency। इस थ्योरी के अनुसार मेटल के पास 2 प्रकार का वैलेंसी होता है। एक होता है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा होता है सेकेंडरी वैलेंसी। बात सुनिएगा, यहां लिखा हुआ है पहला पॉइंट में कि मेटल 2 प्रकार का वैलेंसी पोजेज करता है। मेटल 2 प्रकार का वैलेंसी शो करता है। एक शो करता है प्राइमरी वैलेंसी और एक शो करता है सेकेंडरी वैलेंसी। सबसे पहले
प्राइमरी वैलेंसी पे आइए। प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी क्या होगा? तो प्राइमरी वैलेंसी वो वैलेंसी है जो कोई मेटल शो करता है अपने सिंपल सॉल्ट में, सिंपल सॉल्ट के रूप में, जब वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं हो तब। लिख रहे हैं प्राइमरी वैलेंसी आर दोज which a metal shows in the form of simple salt। अगर कोई मेटल सिंपल सॉल्ट बना है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं, तो सिंपल सॉल्ट में जो मेटल है वो प्राइमरी वैलेंसी शो करेगा और वो इक्वल होता है मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर। इट इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। पहले लिख रहे हैं कि प्राइमरी वैलेंसी वो वैलेंसी है जिसमें मेटल शो करेगा सिंपल सॉल्ट के रूप में। प्राइमरी वैलेंसी वो वैलेंसी है जो मेटल शो करेगा सिंपल सॉल्ट के रूप में और वो ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर है। जैसे अगर एक सिंपल सॉल्ट है PtCl4, तो यहां पर प्लेटिनियम पर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। तो यहां अगर कोई पूछ दे कि प्राइमरी वैलेंसी कितना है, प्राइमरी वैलेंसी, तो प्राइमरी वैलेंसी 4 हो गया। अगर कोई सिंपल सॉल्ट है MgCl2, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं है, सिंपल सॉल्ट है, बड़ा वाला ब्रैकेट वाला कंपाउंड नहीं है। यहां कोई पूछ दे कि मैग्नीशियम का प्राइमरी वैलेंसी कितना है, प्राइमरी वैलेंसी, तो प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर है। ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +2 है, तो प्राइमरी वैलेंसी यहां 2 हो गया। पहले बोले कि मेटल 2 प्रकार के वैलेंसी को पोजेज करता है, एक है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी वो वैलेंसी हुआ जो कोई मेटल शो करेगा सिंपल सॉल्ट के रूप में और वो ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्वल होगा। इसको पहले नोट कीजिए। अब लिखेंगे ये सेकंड पॉइंट कर सेकेंडरी वैलेंसी लिख रहे हैं इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलेंगे। प्राइमरी वैलेंसी बोले कि सिंपल सॉल्ट के द्वारा शो किया जाएगा। कोई सिंपल सॉल्ट है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं है, तो उसमें जो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो उसका प्राइमरी वैलेंसी हो गया। सेकेंडरी वैलेंसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं। तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं तो इसका मतलब हो गया कि इट इज शोन बाय या इट इज शोन इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इट इज शोन इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसी का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। लिख दिए इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे अगर मान लीजिए कि K4FeCN6 है, यहां पे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालें तो नंबर ऑफ लिगेंड गुना डोनेटिंग साइट, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो गया। अगर मान लीजिए कि TiH2O6Cl3 ये अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो इसका भी सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो गया। सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर है और ये मेटल तब शो करेगा जब वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के रूप में होगा। प्राइमरी वैलेंसी कोई मेटल तब शो करेगा जब वो सिंपल सॉल्ट के रूप में होगा और वो ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्वल होता है। अभी एक पॉइंट बताए, बोले कि ये जो वर्नर्स थ्योरी पढ़ रहे हैं इसमें टोटल 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट हो गया कि मेटल 2 प्रकार का वैलेंसी शो करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। दूसरा पॉइंट लिखने जा रहे हैं, प्राइमरी वैलेंसी
ऑफ अ मेटल is satisfied by negative ions. Primary valency of a metal is satisfied by negative ions, while secondary valency of a metal is satisfied by negative ion और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। चलिए इसको समझाते हैं। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है कि कोई भी मेटल का जो प्राइमरी वैलेंसी है वो निगेटिव आयन के कारण होगा। जैसे आप अभी पढ़े MgCl2, ये आप सिंपल सॉल्ट पढ़े MgCl2 जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं है। इसमें जो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें जो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब इसमें जो मेटल का प्राइमरी वैलेंसी है वो किसके कारण है? निगेटिव आयन है उसके कारण। अगर इस मेटल के बगल में ये निगेटिव आयन नहीं रहता तो इस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ होता ही नहीं। तो कहता है कि प्राइमरी वैलेंसी जो है किसी मेटल का वो सेटिस्फाइड होगा निगेटिव आयन, मतलब निगेटिव आयन ही रिस्पॉन्सिबल है प्राइमरी वैलेंसी को क्रिएट करने के लिए। लेकिन ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो निगेटिव आयन भी क्रिएट कर सकता है और ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि लिगेंड निगेटिव आयन भी हो सकता है और लिगेंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है। अब आपके दिमाग में होगा कि सर आप तो बोले कि मतलब जब लिगेंड पढ़ा रहे थे तो आप 2 पॉजिटिव लिगेंड का भी नाम लिखवाएं। तो पॉजिटिव लिगेंड रेयर है, बहुत कम कंपाउंड्स में देखने को मिलता है। जब वर्नर थ्योरी दिया गया था उस समय पॉजिटिव लिगेंड का खोज नहीं हुआ था। तो इसीलिए यह बात लिखा जाता है कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है किसी मेटल का वो कौन सेटिस्फाई करेगा, तो निगेटिव आयन सेटिस्फाई करेगा या न्यूट्रल मॉलिक्यूल सेटिस्फाई करेगा। सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? द नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डोनेटिंग साइट। तो लिगेंड तो हो सकता है निगेटिव भी, लिगेंड हो सकता है न्यूट्रल भी, इसीलिए लिख रहा है कि सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर सकता है निगेटिव आयन भी और न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी। ये 2 पॉइंट हुआ। एक पॉइंट और बता रहे हैं, लिखेंगे द लीगेंड्स satisfying secondary valency have definite spatial arrangement। देखिए ये लिखा जा रहा है कि जो लीगेंड सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है वो स्पेस में एक डेफिनेट पैटर्न पर अरेंज होगा। तो सिंपल सा बात है, आपको ये बात बताए हैं कि अगर किसी कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो उसका ज्योमेट्री इस तरीके का होता है। मेटल है, लिगेंड इस तरीके से सजा होता है, पहला लिगेंड, दूसरा लिगेंड, तीसरा लिगेंड, चौथा लिगेंड, इस तरीके से सजा होता है। मतलब स्क्वायर्ड प्लेनर ज्योमेट्री होता है। आप किसी को L1 N2 L3 L4 मान सकते थे। अगर मान लीजिए कि कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उसका ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होता है। ऑक्टाहेड्रल मतलब उसमें जो लिगेंड है वो स्पेस में इस तरीके से सजा रहता है, L1 L2 L3 L4 L5 L6। तो यही ये थर्ड पॉइंट है कि वो लिगेंड जो सेटिस्फाई करता है सेकेंडरी वैलेंसी को उसका स्पेस में डेफिनेट अरेंजमेंट होता है, क्योंकि वो आयोनाइजेशन वाला पार्ट तो है नहीं, वो कंप्लीट आयोनाइज तो हो नहीं रहा है, वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाला जो भी लिगेंड है उसका एक स्पेस में डेफिनेट अरेंजमेंट होता है। तो ये 3 पॉइंट है वर्नर्स थ्योरी का।
एक बार हम आपको रिपीट कर दे रहे हैं। वर्नर थ्योरी का जो पहला पॉइंट है उसमें यह बताया गया कि जो भी मेटल है उसके पास दो प्रकार का वैलेंसी हो सकता है। एक हो सकता है प्राइमरी वैलेंसी, एक हो सकता है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्वल है और वो मेटल पोजेज करता है अपने सिंपल सॉल्ट में। जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल है और वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में प्रेजेंट होता है। प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा निगेटिव आयन और सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा निगेटिव आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। जो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है उसका स्पेस में एक डेफिनेट ज्योमेट्री होता है। अब आपको ये वर्नर थ्योरी समझने के लिए एक क्वेश्चन देने जा रहे हैं। वो क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो आप वर्नर थ्योरी को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो क्वेश्चन नोट करेंगे। On the basis of following observation, on the basis of following observation, made with aqueous solution, assign secondary valency, assign secondary valency to the metals in following complex compound, in following compounds. On the basis of following observation made with aqueous solution, assign secondary valency to the metals in the following compounds. देखिए, एक तरफ तो फॉर्मूला दिया हुआ है और उसके बाद एक तरफ लिखा हुआ है moles of AgCl precipitated per mole of the compound, with excess of AgNO3. पहला है, फॉर्मूला दिया हुआ है PdCl2 into 4NH3 और यहां लिखा हुआ है 2। दूसरा है NiCl2 into 6H2O, यहां लिखा हुआ है 2। इसको इस तरीके से हम लाइन खींच दे रहे हैं ताकि पता चले क्लियर। तीसरा है PtCl4 into 2HCl, यहां लिखा हुआ है 0। उसके बाद चौथा है COCl3 into 4NH3, यहां लिखा हुआ है 1। और पांचवा है PtCl2 into 2NH3, उसके बाद यहां लिखा हुआ है 0। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है बहुत आसान और ये वर्नर थ्योरी से रिलेटेड भी है।
इस क्वेश्चन को समझाते हैं, आंसर इधर हम बना देंगे। पहले तो लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, ये आपको ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है। ऑब्जर्वेशन क्या दिया हुआ है कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मूला इस तरीके से दिया हुआ है। नेट कैसे फॉर्मूला लिखाएगा वो आपको सोचना है। एक ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ है और कह रहा है कि जब इसका रिएक्शन एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ करवाते हैं तो 2 मोल AgCl प्रेसिपिटेट होता है। तो आपको बताना है कि इन ऑब्जर्वेशंस को देख के, इसको देख के कि इन सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का सेकेंडरी वैलेंसी कितना होगा। असाइन सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी यहां असाइन करना है। अब हम आपको असाइन करके दिखाते हैं, समझाते हैं। चूंकि इस कंपाउंड में दे रखा है कि 2 मोल AgCl प्रेसिपिटेट हो रहा है, इसका मतलब कि ये जो 2 क्लोरीन है वो आयोनाइजेशन स्फीयर में होगा। तो अगर फॉर्मूला अगर आप इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को लिखिएगा तो लिखिएगा PdNH3 Cl2। जब तक ऐसा कंपाउंड नहीं रहेगा तब तक ये 2 मोल AgCl को प्रेसिपिटेट नहीं कर सकता है। तो इस ऑब्जर्वेशन के आधार पे इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मूला ये लिखाया। अब यहां पर इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर निकालेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, नंबर ऑफ लिगेंड गुना डोनेटिंग साइट। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो सेकेंडरी वैलेंसी भी 4 होगा, सेकेंडरी वैलेंसी भी 4 हो गया। ये पहला वाला क्वेश्चन बन गया। अब वैसे ही दूसरा वाला, ये वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कह रहा है कि 2 मोल AgCl को प्रेसिपिटेट कर रहा है। 2 मोल AgCl प्रेसिपिटेट होने का मतलब है कि 2 क्लोरीन को आयोनाइजेशन स्फीयर में होना। तो इसको लिख सकते हैं NiH2O6 और 2 क्लोरीन को ऐसे बाहर निकाल देंगे। ये जो 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन को ऐसे बाहर निकाल देंगे। जब तक 2 क्लोरीन ऐसे निकला तो 2 मोल AgCl प्रेसिपिटेट नहीं हो सकता। अब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डोनेटिंग साइट। लिगेंड है 6, डोनेटिंग साइट है 1, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो सेकेंडरी वैलेंसी भी हो गया इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का 6। अब इसमें देखिए, ये कह रहा है कि एक भी AgCl प्रेसिपिटेट नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये जो PT है 6 का 6 Cl, ये जो 6 का 6 Cl है, 4 Cl और 2 Cl, 6 Cl, 6 का 6 Cl कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंदर है। अब 2 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन कटायन वाला हिस्सा है तो इसको पहले लिख दिए। H2PtCl6 ये कंपाउंड हुआ। अब इस कंपाउंड में आप देख लीजिए कि एक भी AgCl को ये प्रेसिपिटेट नहीं कर सकता क्योंकि क्लोरीन आयोनाइजेशन स्फीयर में नहीं है। यहां पे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया नंबर ऑफ लिगेंड गुना डोनेटिंग साइट, मतलब कि 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो सेकेंडरी वैलेंसी भी हो गया 6। आपको सबका सेकेंडरी वैलेंसी असाइन करना है। इसमें कह रहा है कि एक AgCl बाहर निकालेगा, एक AgCl। इसका मतलब है कि CO NH3 Cl2 और एक Cl को बाहर निकाल देंगे। Cl3 में से एक Cl को बाहर निकाल देंगे। एक Cl को इसलिए बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि AgCl एक प्रेसिपिटेट कर रहा है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर यहां भी है 6 तो सेकेंडरी वैलेंसी यहां भी हो गया 6। आखिरी जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि एक भी AgCl प्रेसिपिटेट नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि ये दोनों का दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ही है, NH3 Cl2, एक भी क्लोरीन बाहर नहीं है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर अगर निकालें यहां पर तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इसका 2 और 2 4, तो सेकेंडरी वैलेंसी भी हो गया इसका 4। ये क्वेश्चन आपको इसीलिए करवाया गया ताकि आप ये जो वर्नर्स थ्योरी है इसको भी अच्छे से समझ पाएं। तो यहां तक आप नोट कर लें, उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे।